वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने तकरीबन आपसे कॉलम के हवाले से बातचीत की। उसमें मैंने एक बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि सब कुछ बिकता है और जो नहीं बिकता हम उसे भी बेच लेते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे हम हो। हमें मौका मिलना चाहिए ना, हम ये देखते हैं कि महीना कौन सा है और बड़ा शैतान बंद हो चुका है, लेकिन हम में से बहुत सारे आज़ाद घूम रहे होते हैं और हम हर बात के ऊपर जो है वो वाह वाह करना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से अनीस मंसूरी साहब ऑनलाइन मौजूद हैं, हिदायत टीवी के ब्यूरो चीफ पाकिस्तान। अनीस मंसूरी साहब, खुश आमदेद प्रोग्राम में। जी आप सबको सलाम हो मेरी तरफ से। जनाब बिल्कुल, और आपको भी रमज़ान मुबारक हो और तमाम पाकिस्तानियों को, जितने भी हैं हमारे लोग, उन सबको रमज़ान की मुबारकबाद। कैसा गुजर रहा है रमज़ान पाकिस्तान में? आज सुना है कराची में 45 डिग्री है। हाँ, आज कराची नहीं बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और टेम्परेचर अपने मैक्सिमम को छू रहे हैं। आपको पता है कि अब क्योंकि गर्मियों के दिन बड़े हैं और ख़ासतौर पर अब 21 जून का सबसे बड़ा दिन होगा, तो उस हवाले से और सूरज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है। लेकिन जो लाहौर वगैरह में ये इत्तलात है कि शायद कल से वहाँ बारिश का सिलसिला शुरू हो सके, लेकिन अभी तक सिंध और बलूचिस्तान के लिए कोई खबर अभी तक नहीं आई है। अब देखिए मौसम क्या करता है आगे। ठीक है, मौसम में वैसी गर्मी है जैसे 16 तारीख से जरदारी साहब के बयान के बाद सियासत में गर्मी आ चुकी है। और मैं यहाँ चाहूँगा कि जरदारी साहब ने ऐसा क्या कुछ कह दिया था कि पाकिस्तान की सियासत में एक भौचाल आ गया, कुछ इसके मज़े लेने लगे, कुछ इसके टुकड़े बखिए करके रोज़ी रोटी कमाने लगे और कुछ इंतज़ार में खौफजदा कि अब क्या होने वाला है। जरदारी साहब ने ऐसा क्या कहा था, ये देखते हैं इस क्लिप में। दिया गया तो खेलने दो, उनको पावर एंजॉय करने दो, उनको पाकिस्तान की मईशत ठीक करने दो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ठीक हो जाए तो हमारी आंखों पे, क्यों नहीं, हमें क्या तकलीफ। मगर ये तो ना होना ना कि वो कहें कि जी बिल्कुल आपने हमें काम नहीं करने दिया और 2-1.5 साल चली जमहूरियत तो हम मजलूम हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें अपना कोई फ़ायदा है। और हम उन सब दोस्तों को बता देना चाहते हैं जो हमारी जुर्रत को ललकार रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस दिन मैं खड़ा हो गया, नारे भुट्टो, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, नारे भुट्टो। तो सिर्फ सिंध की सड़कें बंद नहीं होगी, सिर्फ पोर्ट बंद नहीं होगा, खैबर से फाटा से कराची तक बंद होगा और जब तक मैं कहूंगा तब तक बंद रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। अगर सिर्फ जंगों से डरते हो तो हम जंग करना जानते हैं। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है और किसी को नहीं आती, सिर्फ हमें जंग आती है। हम इस वक्त जब एक सरहद पे आपको भारत ने ललकारा हुआ है, दूसरी सरहद पे आपको कुछ कलदम तंजीमों ने ललकारा हुआ है जिनके पीछे भी रॉ है। बलूचिस्तान में आपको रॉ ने ललकारा हुआ है, अपने सामने उनने कुछ बलोच सरदारों के बच्चों को रखा हुआ है। हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते, तो होशियार 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 मैं कह दे रहा हूं आपसे आज। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होके एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना है आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। जिए भुट्टो। जनाब, हमें ना छेड़ो क्योंकि जंग सिर्फ हमको आती है। आप सरहदों पे मसरूफ़ हैं, हम नहीं चाहते कि आपको डिस्टर्ब करें। इस किस्म का बयान एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जिन्होंने मुल्क की सदारत तक रहे और सदर रहे और मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो चेयरमैन है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने बात की थी और अनीस मंसूरी ने ये कहा था कि जून के दूसरे हफ्ते में
पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। कुछ सियासतदान बहुत नाराज़ होंगे और उनके जो है वो फिर गिरफ्त मजबूत होना शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े नामों की बात की थी। ये हमारा प्रोग्राम था गुज़श्ता हफ्ते का, जिसमें अनीस मंसूरी ने कहा था। अनीस साहब, प्रेडिक्शन आपकी सही साबित हो रही है? लोग चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्या है ये? आखिर ऐसा क्या हुआ? ये देखिए, जो लोग ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं और जो वक्त को कैलकुलेट करना जानते हैं, उनको मालूम होता है कि अब अगली साल सियासत के मैदान में कौन क्या डालेगा। ये नुक्ते बहुत अहम हैं। आपके इल्म में होगा कि मैंने आपको आज से 3 महीने पहले ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर इसी प्रोग्राम में हमने कही थी कि ये जो जंजवा फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, जो कोयटा और बलूचिस्तान के अंदर अप्लाई किया गया, कि जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर साथ साथ हो, ये एक बहुत मुश्किल कठिन मरहला पैदा करेगी। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात यह है कि हम आमियत इसी को कहते हैं कि वो हर इदारे को नोच कर अपना सिक्का चलाते हैं। तो जहां पर देखिए बिल्कुल करप्शन है, बिल्कुल अमन की सूरत हाल खराब है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के इख्तियारात किसके पास हैं और क्यों हैं, ये बहुत अहम है। 3 चीजें बहुत ज्यादा अहम नुक्ते की है। नंबर 1, एक बात, रेंजर्स बिल्कुल अमन कायम करे, फौज बिल्कुल अमन कायम करे, पर सियासत ना करे। 2, जो इंतजामी मामला हैं, जो दीगर मामला हैं, उसमें इदारों को मजबूत करें, खुद मजबूत ना हो। ये बहुत अहम बात है। खुद तो मजबूत हैं, लेकिन इदारों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। जब हम इदारों को मजबूत करने के बजाय अगर सब ये समझे कि हम सबसे अच्छे, हम सब कुछ कर लेंगे, तो फिर इस तरह के मामला जरूर पेश आएंगे। अगर खुद को ही अकल कुल, खुद को ही ताकतवर समझा जाए, तो ये सब मामला होंगे। देखिए, इस बात से कतई कोई इनकार नहीं है कि करप्शन है, लेकिन करप्शन कहाँ नहीं है। उस करप्शन में, अगर उस करप्शन को कंट्रोल करने का ये सिस्टम जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को पूछ की जा रही है, ये बात ठीक तरीके से नहीं हो रही है। और ये बात हमने इसीलिए कही थी कि हमें मालूम था कि ये सब कुछ हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि जब एनकेएम पर ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ था और जब NA-246 का इलेक्शन था, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि असल मसला पीपल्स पार्टी का है। एनकेएम का इतना बड़ा हदफ नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी का हदफ है, और पीपल्स पार्टी के बाद अगला हदफ जो है वो नवाज शरीफ साहब है। ये बात सब लोग समझ रहे हैं। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की जो मुलाकात कैंसिल हुई है, उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया है कि हम आर्मी के साथ खड़े हैं। हर जगह ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको पता है, आपको सियासत की एक ख्याल बताता हूँ। जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी थी, तो उस वक्त मजबूत उम्मीदवार का नाम था मखदूम अमीन फहीम। मखदूम अमीन फहीम उस वक्त मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा का ओहदा दे दिया गया था। हुआ ये कि मखदूम अमीन फहीम के उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक साथ मुश्तरका हुकूमत बना रहे थे, और उस वक्त ख्वाजा आसिफ नाम है लड़की का, ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया था कि मखदूम अमीन फहीम के परवेज मुशर्रफ से ताल्लुकात पर हमें तशवीश है। जुमला याद रखिएगा। तो ये बयान दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम रहनुमा, जिसने ये बयान दिया था कि ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया था कि हमें मखदूम अमीन फहीम के परवेज मुशर्रफ से ताल्लुकात पर तशवीश है, जिसके फौरन बाद मखदूम अमीन फहीम का नाम कट हो गया था और उसकी जगह पर यूसुफ रजा गिलानी को बनाया गया था। प्लान ये था, जो अब ओपन भी हो चुका है, कि बाकायदा ख्वाजा पीपल्स पार्टी ये बयान नहीं दे सकती थी, तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ से कहा कि मुस्लिम लीग नून को ये कहा कि ये बयान दिया जाए, और ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त ये बयान दिया। गेम क्या था? मखदूम अमीन फहीम को हटाना। अब देखिए सियासत की चाल किस तरीके से होती है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस बारे में तिल मिला रहे हैं और वो जो है वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं, सॉरी आर्मी का साथ दे रहे हैं, तो उनकी गलत फहमी है। सियासत में आमतौर पर खेला इस तरीके से जाता है, चाल सियासत उस तरीके से की जाती है कि आपको लग रहा है कि दोनों दूर हुए हैं, लेकिन क्या ये जो बयानात आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए हैं, ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून या खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इस वक्त मेंटेलिटी है, जो पॉलिसी है, जिस तरीके से उनको नुकसान दिला रहा है, क्या उसकी तर्जुमानी नहीं है? तो ये बड़ा मायने है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको सियासत को जरा अनीस, ठीक है, तमाम बातें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात करना है कि जी पूछ का तरीका ठीक नहीं है, तुम अपना किबला दुरुस्त कर लो। अगर हम उठ खड़े हुए तो कराची से, पेशावर से और कश्मीर से लेके सिंध तक सब कुछ बंद हो जाएगा, गिलगित से लेके सिंध सब कुछ बंद हो जाएगा। ऐसी बातें ये, और फिर इस किस्म से फौज के खिलाफ बातें करना, क्या ये बात? मेरी बात नहीं है। देखिए मैं 2 बातें आपको क्लियर करता हूँ। जो लोग आसिफ अली जरदारी को जानते हैं, मैं 2 बातें कहूंगा, आप समझ जाएंगे। जो लोग आसिफ अली जरदारी को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी दूसरों को खिलाते हैं
खुद किसी और के पिच पर बहुत कम खेलते हैं। ये बात बहुत अच्छी था, इसीलिए उनका लिखा जाता है कि इनकी सियासत को समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। ये जज्बाती लीडर नहीं है, ये इमरान खान नहीं है। ये वक्त और महल पर उसको पता है कि हमें सियासत में किसको कहाँ कब खेलना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इनके बयान। पहली बात। दूसरी बात ये, आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता कई महीनों से मुख्तलिफ जगहों पर अपने खिताबात कर रहे हैं मुख्तलिफ कमेटियों से। क्या बात है कि फाटा के छोटे से इजलास के अंदर आसिफ अली जरदारी ने मीडिया को इनवाइट किया। देखिए बात जरा समझिएगा, दो बातें, ठीक है। मैं आपको उस बयान की तक जो आप बयान की बात करना चाहते हैं कराची खबर जरा मैं उसको उस पर आता हूँ, लेकिन पहले जरा इस बात को समझिए। नंबर 1, आसिफ अली जरदारी को पता है कि कब कहाँ खेलना है। वो बड़े से बड़े मुश्किल वक्त भी अपनी मुस्कुराहट से जवाब दे देते हैं, उनको पता है कि क्या करना है। 2, इस इजलास में मीडिया को क्यों बुलाया गया, जबकि बहुत सारे इजलास हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि ये तय था कि आसिफ अली जरदारी को इस वक्त ये बयान देना है। नंबर 1 बात, पहला पॉइंट। नंबर 2, बयान देना है और ये मीडिया में जाना है। नंबर 2 पॉइंट ये कि आर्मी को खासतौर से टारगेट करने का मकसद क्या था या दीगर क्या मामला थे, तब हम उस पर आते हैं। ये मामला पिछले 7 महीने से चल रहे हैं। 7 महीने से खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सारे वो फैसले करने पड़े हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी। आपको याद होगा अजहर रब्बानी ने असेंबली के अंदर कहा था कि आर्मी कोर्ट्स की हम हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन हमें इस तरमीम की हम अपने जमीन पर बोल सककर इसको मंजूरी दे रहे हैं। तो नुक्ता जरा समझिएगा। तो ये 7 महीने से पीपल्स पार्टी और आर्मी के मुख्तलिफ हल्कों का ये बहुत शदीद आपस के इख्तिलाफात थे, इंतजामी बुनियादों पर भी, सियासी नुक्ता नजर से भी और दीगर सवालों से भी। तो ये मैसेज इस वक्त देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी इनके लिए था कि अगर आप हमें इस तरीके से खासतौर पर मीडिया के अंदर या दीगर सवालों से इस तरीके से ब्लेमबाजी करेंगे तो फिर याद रखिएगा कि हमारे पास भी स्क्रीन है, हम भी बोल सकते हैं और हम ये मैसेज दे सकते हैं। तो जो मैसेज डिलीवर करना था ये कर दिया। अब इसके बाद अब एक लंबी खामोशी होगी 2-4 महीने की, कि जिसमें दोनों तरफ से शायद इस तरीके से बातचीतें ना हो सके, लेकिन इंटरनली दोनों ने अंदरूनी तौर पर दोनों ने एक दूसरे की तनाव खींचना शुरू कर दिया है। मैं आपको बहुत इंटरनली बता रहा हूँ। कल रात को जो अवैस मुजफ्फर साहब हैं जो टप्पी के नाम से मशहूर हैं, शायद आपको पता हो कि कल रात को वो और अफजल पीशू जो आसिफ अली जरदारी साहब के बहनोई होते हैं और जो सिंध के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन रखते हैं, इन ये दोनों लंदन जा रहे थे क्योंकि अवैस मुजफ्फर के भाई की इंतकाल हो गया था लंदन में। कल उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था दोनों को, जिसमें से एक को कल जाने की इजाजत दे दी गई है। जो टपी साहब हैं उनको, अवैस मुजफ्फर साहब हैं जो आसिफ अली के करीब हैं, उनको लंदन जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन पेटर साहब जो उनके बहनोई हैं उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो जो इंटरनली ये जबकि वज़ीर आला साहब ने ये भी कह दिया कि 9,000 एकड़ ले लो, सिंध के अंदर उनको जमीन भी दे रहा है फौजों, लेकिन ये मामला चलना शुरू हुए हैं। ये इंटरनली लावा बहुत ज्यादा तेजी के साथ पक रहा है और मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि गवर्नर आज शायद नाफिस हो, लेकिन मामला इस कदर शदीद खिंचाव के हैं कि ये बहुत बुरी तरह से फटने वाले हैं। तो अब बहुत सारे लोग जिनके ताल्लुकात हैं जो ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं, अब आप तक फिशरीज की जो सुल्तान का जो मसला हुआ है बिल्कुल सही है, वो भी बड़ा काउंटेबल है क्योंकि वो जरदारी साहब के बड़े करीबी गाँव में से शुमार किए जाते हैं। और उनका स्टेटमेंट है कि उनका स्टेटमेंट के 70% जो भी इनकम होती थी वो बिलावल हाउस जाती थी। वो तो देखिए, ये तो तरह के बयान रेंजर्स के पास अगर कोई बंदा हो तो बयान भी जाते हैं, ठीक है। ये बयान तो फिर बड़े मायने हैं, लेकिन वो करीबी आदमी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बयान तो एक अलग बात है, ये बयान इंटरव्यू कॉलेज भी आ रहे हैं इसको। तो आसिफ अली जरदारी ने बहुत वक्त पर अपने हवाले से, सियासत के हवाले से एक बहुत मजबूत पत्ता खेला है, सही है, जो इन्होंने ये बयान दिया है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि जिस तरीके से अगर टीवी चैनल के अंदर अगर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो वो भी उस तरह का प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, तो फिर ये दोनों तरफ से जवाब देने का सिलसिला हुआ है। बस कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इनके दरमियान अफवाह तस्लीम होगी, फिलहाल नहीं हो रही है, फिलहाल इसके इम्कान नहीं है। 1.5-2 महीने आपको इसी तरह की खबरें आएंगी कि पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को पकड़ा गया, ये 1.5-2 महीने चलेगा। अनीस, एक तरफ पीपल्स पार्टी से फ्रंट खुला हुआ है, क्योंकि मैंने पैक भी करना है बात को, एक तरफ पीपल्स पार्टी से फ्रंट खुला हुआ है, आप इस्टेब्लिशमेंट से कह लें, आप एजेंसी से कह लें, खुफिया इदारों से कह लें, पीपल्स पार्टी की जो है जो स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब का है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो
ख़ास तौर पे हमारी अस्करी क़यादत से जो है वो उनके डिफरेंसेस हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी कोई मुनासिब खबरें सामने नहीं आ रही हैं। वो 2 अफराद जो गुज़िश्ता कई सालों से तहवील में थे, जिनकी तहवील को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था, उनको अफ़गानिस्तान की सरहद से गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वही 2 अफराद हैं, क्या ये वही 2 अफराद हैं जो अजीम तारिक साहब के कत्ल में मुलव्वस हैं और जिन्हें इमरान फारूक साहब के, और जिन्हें स्कॉटलैंड यार्ड और यूके की पुलिस तलाश कर रही है। यार मैंने आपसे कहा ना, ऐसी सियासत करने की कोशिश ना करें जिस पर आपको मुंह खानी पड़े। जिनका कहा ना सियासत तो सियासत करे। इंडिया से पकड़वा देते हैं, ये अफगानिस्तान से कहाँ से पकड़वा दिया इन्हें? अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब वो भी चमन बॉर्डर पे, चमन गुलबर्ग बॉर्डर पे मैं खुद गया हुआ हूँ और मैं अफगानिस्तान के अंदर कई बार गया हूँ। सही है, चमन और इस्पिन बोलबर्ग दोनों एक ही बेसिकली शहर था जिसको दरमियान से रखते हैं। वहां से आने जाने वाले पर चेहरे से बंदा पहचाना जाता है कि ये चमनी है या नहीं है। ठीक है, अब आप गिरफ्तारी ऐसी साबित करते हैं कि जो जिसका ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। सही है, आप जो सबको पता है कि श्रीलंका से वापस आ रहे थे, उस वक्त इन्हें पकड़ने की बात की गई थी। सही है, इस वक्त गिरफ्तार है। कौन बेवकूफ आदमी ऐसी बॉर्डर क्रॉस करेगा और उस राहदरी को अपनाएगा जहां से 100% उसको पता हो कि पकड़ा जाएगा? पहली बात ये तो अलग बात है कि इसको गिरफ्तारी आज से 8 महीने 2011 में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और इस बारे में बाकायदा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी दायर है कि ये लोग गायब हैं, उनको उठाया गया है। ठीक है ना, तो अब इस तरह की सियासत ना करें, सीधे भी जाएं और कम से कम करें तो अकल से करेंगे। यार पकड़ा है, ठीक है, इस तरीके से पकड़कर साबित करेंगे, लोगों को शक ना हो। लेकिन उन चीजों पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठेंगे। आप आगे देखते हुए इस पूरे मामले में सवाल इतने उठेंगे कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है अनीस। इसके साथ साथ मैं आपसे, रमज़ान का महीना है और रहमतें बरस रही हैं, लेकिन इन रहमतों के साथ शैतान बंद है, बहुत सारे शैतान खुल गए हैं। आप उन लोग टेलीविज़न की तरफ अगर हम देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे ख़ास तौर पे देखते हैं, करोड़ों के शोज़ हैं, करोड़ों के शोज़ हैं, बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं, अरबों रुपए के इनामात बांटे जा रहे हैं। तालीम में रमज़ान कहीं पे नहीं है, सब प्रोफेशनल है। जब मैं भी पाकिस्तान होता था तो याद है अच्छी तरीके से कि जितने भी अब क्या कहूँ कि तमाम मजहबी शख्सियात हैं उनमें, क्योंकि टेलीविज़न पे ऐसे ही सब कुछ नज़र आता है, लाखों रुपए उनके इस महीने के चार्जेस हो जाते हैं। किस तरफ जा रहा है मीडिया लेके? देखिए, पहली बात मीडिया की हम बात करते हैं, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक को अगर गौर से देखा जाए तो हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की हुई है। अगर आप टर्की देखें, टर्की में को देख लें तो वहाँ पर इस तरह के शोज होते हैं। मिस्र में देख लीजिए तो वहाँ पर ड्रामा सीरियल्स होते हैं, सोप्स होते हैं। होता यह है कि आमतौर पर रमजान में टीवी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन टीवी व्यूवरशिप को ग्रैब करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह मैंने आपको टर्की के अंदर कहा कि टर्की के अंदर भी इस तरह के शोज होते हैं और मिस्र के अंदर सीरियल शोज होते हैं। यार टर्की और मिस्र कहाँ, हम कहाँ? टर्की मिस्र कहाँ, हम कहाँ? मैं एक जुमला से मुकम्मल करूँ तो ये सोप्स जो होते हैं मिस्र के अंदर, इनकी रमजान में रेटिंग और उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता है। पिछले साल जब वर्ल्ड कप था, फुटबॉल वर्ल्ड कप था, तो ये एक बहस हो रही थी कि मिस्र का व्यूअर क्या वर्ल्ड कप देखेगा, क्योंकि मिस्र के अंदर फुटबॉल को वही अहमियत है जो पाकिस्तान के अंदर शायद क्रिकेट को है। तो क्या उन सोप्स को देखेगा या नहीं देखेगा? तो हुआ ये कि लोगों ने फुटबॉल कम देखा और वो सोप्स की रेटिंग और उसका रेवेन्यू वही था। पाकिस्तान के अंदर जो एडवर्टाइजर है उनको और पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो रेटिंग्स का मसला है और जो रेवेन्यू का मसला है वो खास तौर पर रमजान में बहुत ज्यादा कवर किया जा सकता है। खास तौर पर व्यूअर्स जो है बहुत ज्यादा ग्रैब किया जा सकता है। ठीक तो टेक्निकली प्रोफेशनली तो ये वजह है, सही है, कि हम उसको किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ये बात करते हैं कि जी आप कुछ कह रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ मीडिया का पेट है, ज़ाहिर बात है, कमाना है पैसा उसको भी। यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा अगर मुख्तसर और भरपूर जवाब दें उन बरसाती चैरिटीज़ का जो रमज़ानों में बाहर निकलती हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद वो चली जाती हैं। उनका क्लेम यही होता है कि हम जो भी चैरिटी रिसीव कर रहे हैं उससे हम
जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे कुएं खुदवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, यतीम खाने बनवा रहे हैं, बेवाओं के लिए घर बनवा रहे हैं, मशीनें दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। और अरबों करोड़ों की सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, पेशावर में इन्वेस्टमेंट्स हैं उन लोगों की जो वो कर रहे हैं, जिनकी वो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, वो जाओ तो कुछ नहीं मिलता। क्या कहेंगे इसके बारे में? कल एक कॉमेडियन ने बहुत अच्छा जुमला कहा है। उन्होंने कहा है कि रमजान में शैतान बंद हो जाता है और पाकिस्तान खुल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा ख्याल से इससे ज्यादा मुफ्त जवाब कोई नहीं हो सकता। ठीक, आप समझ गए होंगे। ठीक है। शैतान बंद हो जाता है लेकिन पाकिस्तान खुल जाता है। ठीक है, लाजवाब कर दिया। ठीक है अनीस, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाने का वक्त है। ब्रेक में आने के बाद आपसे कुछ और बातचीत भी ज़रूर करूँगा क्योंकि कुछ सवाल रह गए हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं।